एवरीवन, वेलकम टू जैक अपडेट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र विषय है उसका मॉडल सेट 1 जो से टर्म 2 के लिए आया है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अभी तक हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ और यूट्यूब चैनल पे देखिए अभी तक इकोनॉमिक्स का दे दिया, फिजिक्स का भी दे दिया और इंग्लिश कोर का भी दे दिया और बायोलॉजी का भी आज या फिर कल मैं दे दूंगा। वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, केवल अपलोड करना है और उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है बस। वीडियो मतलब रिकॉर्ड हो गया बायोलॉजी के लिए, तो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है बायोलॉजी का। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल रसायन शास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपको निर्देश में तो कुछ पढ़ना नहीं है, आप जैसे कि पता होगा सभी सब्जेक्ट में एक ही निर्देश है। आपको इसमें 19 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 5 का उत्तर लिखना जरूरी है और सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से भी 5 का आंसर लिखना जरूरी है और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको की 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना जरूरी है। और जो सेक्शन ए होगा वो 1 नंबर का प्रश्न होगा, सेक्शन बी में होगा 3 नंबर का प्रश्न और सेक्शन सी में होगा 5 नंबर का प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का सेक्शन ए में। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आप सभी को पता ही होगा कि क्या होगा, और नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड इनवर्स होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स होगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ऐसे शॉर्ट में देना है आंसर। अब देखिए दूसरा, इमल्सन का एक उदाहरण दे, यानी कि पायस का एक उदाहरण दे। तो देखिए पायस का उदाहरण एक इसमें बोला गया है तो मैंने दूध लिख दिया है। आप मक्खन, कोल्ड क्रीम, मछली का तेल लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लिख दिया हुआ था तो मैंने एक ही बताया आप सभी को, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और जो आपको मैं आंसर दिखा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, बट पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्शन है तो आप लोग को इसी वीडियो में कहीं भी कभी भी पासवर्ड बताया जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखते रहें, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा तभी आप पीडीएफ को ओपन कर पाइएगा। वरना आप कमेंट करेंगे या फिर मैसेज करेंगे टेलीग्राम पर कि भैया पीडीएफ का पासवर्ड बताइए, तो मैं पासवर्ड बताता नहीं हूँ आपको। मैं वहां पे भी मैसेज में बताऊंगा कि वीडियो में आपको पासवर्ड बताया गया है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है द्विदंतुर लिगेंड का एक उदाहरण लिखें। यहाँ पे भी एक ही उदाहरण लिखना है क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए द्विदंतुर लिगेंड का हम एक उदाहरण लिखे हैं, वो क्या है? इथाइलिन डाइमीन। द्विदंतुर क्या था? 1 मिनट, क्वेश्चन में फिर से देख लेता हूं। द्विदंतुर लिगेंड का एक उदाहरण क्या होगा? ये इथाइलिन डाइमीन। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 4था नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आपको यहाँ पे यौगिक दिया हुआ है और इसमें से आपको आईयूपीएसी नाम देखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन कितना है, 1 2 और यहाँ पे 1 ऑलरेडी अवेलेबल रहता है तो 3 कार्बन है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1 का शायद मीथ लिखते हैं, 2 का ईथ और तीसरा का प्रोप। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने 3 कार्बन मैंने आपको पहले बताया था, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कि NH2 ये कितने नंबर पे है? तो दूसरा नंबर पे। तो NH2 क्या होता है? एमीन होता है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को लिख दिया प्रोपेन टू एमीन। समझ में आया? अब देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? डीएनए में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। इसमें डीएनए में उपस्थित शर्करा का नाम पूछा है, बट मैं आपको आंसर में दोनों का बता दिया हूँ, डीएनए का भी और आरएनए का भी। क्या पता, हम लोग क्या जानते हैं कि एग्जामिनर कैसा, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। डीएनए के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आरएनए भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया है। तो देखिए दोनों में क्या, डीएनए का जो शर्करा का नाम है वो क्या होगा? बीटा डी डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए के लिए, और आरएनए के लिए बीटा डी राइबोज शर्करा। बीटा है ये बी जो लिखा हुआ है, ऐसे ही मैं बीटा लिखता हूँ। तो देखिए अगला क्या है। अगला प्रश्न है नाइलॉन 6 के एकलकों के नाम लिखें। तो देखिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं।
यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन। तो 6 का तो आपको पता ही होगा कि क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। तो हेक्सा मेथिलीन कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो मेथ 1 लिखेंगे। तो हेक्सा मेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल जो होता है नाइलॉन 6 के एकलक का नाम क्या क्या हो जाएगा, हेक्सा मेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। आयोडीन का टिंकचर क्या होता है, आयोडीन का टिंकचर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको आंसर मिल गया। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंकचर आयोडीन कहते हैं। अब देखिए इसमें मैंने कम और ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूँ। आयोडीन की जो मात्रा है वो कम होना चाहिए, यानी कि आयोडीन लगभग मान लीजिए 2% होना चाहिए, तो एल्कोहल 3 या 4%। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयोडीन 4% हो और एल्कोहल 2% हो, तो ये टिंकचर आयोडीन नहीं कहलाएगा इसका विलयन। तो वैसा विलयन जिसमें आयोडीन की मात्रा कम हो और एल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो और दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टिंकचर आयोडीन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन ए का क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। अब सेक्शन बी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन बी में आपको कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न सेक्शन बी में दिए गए हैं और 5 का आपको उत्तर नहीं देना, 7 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में दिए हुए हैं और 7 का उत्तर नहीं देना है। 7 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो देखिए सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए या आधी कर दी जाए। दोनों आपको निकालना है। अगर आप दोनों निकालेंगे तभी आपको 3 नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक निकालने पर आपको 1.5 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए एक एक करके हम लोग दोनों निकाले हैं और दोनों को मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए क्या है इसका आंसर 8 नंबर का। देखिए 8 नंबर जो इसका द्वितीय कोटि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है इसके निकालने के लिए एक व्यंजक होता है। क्या व्यंजक होता है, R बराबर K इंटू A का स्क्वायर, A का x। तो हमको द्वितीय कोटि का अभिक्रिया निकालना था, यहाँ पे 2 लिख दिया स्क्वायर। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हमको यहाँ पे 2 बार करके निकालना है। तो पहला कंडीशन हम लोग का क्या है, जो कि दुगनी कर दी जाए, यानी कि हम पहला मान लेते हैं कि अभिक्रिया जो A है इसको अगर हम 2A करते हैं, यहाँ पे आप A की जगह B भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप A ही रखेंगे। अगर आप यहाँ पे T रखेंगे तो यहाँ पे 2T आपको करना होगा, यहाँ पे अगर X रखेंगे तो आपको यहाँ पे 2X करना, क्योंकि दुगना करना है हमको। तो अब देखिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो व्यंजक था ना इसी को हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम बैठा दिए हैं। जो A था A हम लोग ले लिए 2A और इसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर K का K, और हम लोग को 2 कंडीशन में निकालना है इसलिए फर्स्ट कंडीशन में R1 ले लिए हैं। अब इसके बाद देखिए 2A का स्क्वायर किए तो पहले 2 का स्क्वायर कर लिया तब 4K आ गया और 4 आ गया, और ये जो K है ना ये सेम टू सेम यहाँ पे बाहर ही रह जाएगा और ये जो ये स्क्वायर है वो आ गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो K इंटू A का स्क्वायर है वो क्या होता है, R बराबर हम लोग का होता है K इंटू A का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये सारे चीज को हटा करके डायरेक्ट R डेक्स बराबर 4R हो गया। अब अगर हमारा देखिए ये था 2A, A को 2A करने पर हम लोग का क्या हो गया, 4 गुना हो गया, R जो था 4 गुना हो गया, 4R हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दुगनी करने पर कि गाइज, अतः 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को दुगना करने पर कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड कंडीशन हम लोग का क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि आधी कर दी जाए। एक बार मैंने निकाल लिया कि दुगनी कर दिया और दूसरा बार है आधी कर दिया, तो बस सेम वही करना है आपको। यहाँ पे देखिए वहां पे दुगनी करना था तो मैं A को 2A ले लिया था, पर यहाँ पे हमको आधा करना है तो A का A/2 है, ये कंफर्म, मतलब ये आपको तो पता ही होगा कि इसको हम लोग आधा करना है, तो आधा हम लिख दिए। अब देखिए R2 हम लिख लिए, कुछ नहीं है, हम लोग को 2 कंडीशन में निकालना था तो यहाँ पे R1 एक लिए थे तो यहाँ पे मैंने R2 ले लिया बस। और इसके बाद जो सेम टू सेम फार्मूला था उसी के ऊपर हम लोग इसको बैठा दिए। ये मेरा है A/2, तो यहाँ पे A/2 का होल स्क्वायर ले लिए, A/2 का स्क्वायर, और देखिए A/2 है तो इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अगर 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, K का K, और वही ये जो था फार्मूला में हम लोग का A और स्क्वायर। अब देखिए हम लोग फिर से यहाँ ध्यान से देखें तो K इंटू A स्क्वायर बराबर क्या था, R बराबर था हम लोग का K इंटू A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फिर से ये सभी के जगह R लिख दिए, तो R2 बराबर 1/4R हो गया। अतः
एक चौथाई हो जाएगा। अगर हम दुगना करते हैं तो 4 गुना हो जाता है, और अगर आधी करते हैं तो वो 1/4 हो जाता है। आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जैक अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे जैक बोर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले और सबसे आगे दिया जाता है। और जैक बोर्ड से रिलेटेड एक और न्यूज है जो कि मैं आपको सेक्शन सी के प्रश्न हल करते समय बताऊंगा, और साथ ही पासवर्ड भी मैं अब आपको बताने वाला हूं कुछ ही देर में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, लास्ट तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में 3 अंतर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 अंतर आपको लिखना है। 1 अंतर लिखने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो आप 3 ही लिखिएगा। अगर आपको ज्यादा पता हो तो भी ज्यादा न लिखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चौथा लिखने में टाइम वेस्ट कीजिएगा तो आपका टाइम जो है एग्जाम में जानबे करते हैं कि एग्जाम में 1 मिनट महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। 9th का आंसर है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर है। अब एक तरफ हम लोग भौतिक अधिशोषण लिख लिए और एक तरफ रासायनिक अधिशोषण, अब दोनों में अंतर कर लिए। भौतिक अधिशोषण का पहला अंतर, इसमें किसी प्रकार की विशिष्ट प्रकृति प्रदर्शित नहीं होती। जो भौतिक अधिशोषण है इसमें किसी भी प्रकार का विशिष्ट प्रकृति प्रदर्शित नहीं होता। और जो रासायनिक अधिशोषण है इसमें अत्यंत विशिष्ट होता है, मतलब यह जो रासायनिक अधिशोषण है यह अत्यंत विशिष्ट होता है। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है, निम्न ताप पर होता है, यानी कि भौतिक अधिशोषण जो है वो निम्न ताप पर होता है, और जो रासायनिक अधिशोषण है वो उच्च ताप पर भी होता है और निम्न ताप पर भी, दोनों पर ये केवल निम्न ताप पर होता है भौतिक अधिशोषण। अब देखिए भौतिक अधिशोषण का तीसरा अंतर, इसमें संक्रियण ऊर्जा का मान अधिक नहीं होता। इसमें संक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है, यानी कि जो संक्रियण ऊर्जा है उसका मान भौतिक अधिशोषण में अधिक नहीं होता पर रासायनिक अधिशोषण में अधिक होता है। अब देखिए अगला हम लोग, ऐसे तो 3 ही बोला गया था तो मुझे पता था तो मैं आपको बता दिया, 4 भी लिख दिया, क्योंकि क्या पता है कि आपको ये चारों में से मतलब कोई बड़ा हो तो आपको न याद हो, और ऐसे तो सभी तो छोटा है पर मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया है आपको लोग के जानकारी के लिए। तो यहाँ पे देखिए भौतिक अधिशोषण का चौथा क्या होगा, यह बहु आणविक परत का होता है। यहाँ पे मतलब ऊपर दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए यह केवल एक आणविक परत का होता है, यानी कि जो भौतिक अधिशोषण है बहु आणविक परत का होता है, और ये जो रासायनिक अधिशोषण है ये एक आणविक परत का होता है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे भी आपको यौगिक दिए हुए हैं और इनका IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए पहला हम लोग का क्या यौगिक है, आपको तो जैसा कि पता होगा कि IUPAC नाम लिखने में यौगिक का क्या करते हैं, पहले कटायन का लिखते हैं, इसके बाद एनायन का लिखते हैं, यानी कि कोष्ठ में जो है उसका पहले लिखेंगे और इसके बाद कोष्ठ का बाहर वाला का। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए पहला का मैंने लिखा है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 रोमन अंक में है और एक क्लोराइड। अब एक कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब जो हेक्साएमाइन है H जो है ये मुझसे गलत से बड़ा लिखा गया है। आप जब भी IUPAC नाम लिखिएगा उसमें कोई भी लेटर हो स्मॉल लेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे H जो है स्मॉल कर लीजिएगा अगर आप अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे तो। अब देखिए ये कैसे आया हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या है CONH3 तो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले कटायन यानी कि कोष्ठ वालों का हल करते हैं। तो जो NH3 है, NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। और एमीन कितने बार है, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेक्साएमीन। अब इसके बाद देखिए इसके बगल में क्या है CO, तो ये क्या है, कोबाल्ट है, तो मैंने लिख दिया हेक्साएमीन कोबाल्ट। अब ये जो 3 है क्या है, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 3 आया। अब 3 वहां पे लिख दिया, और जो क्लोराइड है वो क्लोराइड बाहर में जो लिखा हुआ है ना Cl, इसका है क्लोराइड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है IUPAC में, CrCl2H2O4 अफिन प्लस, मतलब कोष्ठ पहले कोष्ठ है, इसके बाद कोष्ठ के बाद प्लस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कोष्ठ वाला जो बंद रहता है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सेकेंड का क्या हम लिखे हैं, टेट्रा एक्वा। अब देखिए टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम 3 आयन। अब एक कैसे मैंने लिखा मैं आपको समझाता हूँ पिछले बार की तरह।
तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है H2O, पहले जो क्वेश्चन बन है उसका हम लोग लिखेंगे। तो H2O यानी कि जल, और जल का जो होता है इक्वा होता है, और ये जो 4 है यहाँ पे जैसे कि 6 था तो हम लोग हेक्सा लिखे थे, और 4 का तो आपको पता ही होगा कि टेट्रा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेट्रा एक्वा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए ये डाई क्लोरोक्रोमियम क्यों लिखे, तो जो यहाँ पे देखिए सॉरी क्लोराइड है ना, ये जो Cl2, तो यहाँ पे डाई क्लोरो हो जाएगा। Cl है जो क्लोरो हो गया, तो दो लिखा हुआ है तो हम लोग डाई लिख दिया। अगर 3 रहता तो ट्राई हो जाता, तो यहाँ पे डाई लिख दिए। अब जो Cr है इसका क्रोमियम हो गया, और जो बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर जो आया वो यहाँ पे मैंने रोमन अंक में लिख दिया 3, और इसके बाद जो प्लस लिखा हुआ है उसका हम लोग आयन लिख दिए। आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा में हम लोग का है K4Fe2CN6। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो कोष्ठ से इधर कोष्ठ में था तो पहले हम लोग Na वाला के कर लेते थे पहले, पर इस बार क्या है कि कोष्ठ से बाहरी भी है, तो पहले हम लोग कोष्ठ के बाहरी वाला करेंगे। K4 यानी कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम मैंने लिख दिया। अब देखिए पोटेशियम के बाद यहाँ पे Cn है यानी कि CN6 है, तो हेक्सासाइनो होगा। यहाँ पे देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनो, और F जो है Fe फेरट होता है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर जो जितना या इसका उतना हम लोग लिख दिए यहाँ पे 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक 10 तक हम लोग देख लिए। 11th है तो 11th मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 5 का ही उत्तर देना है, सबका लिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 11th हम नहीं बनाए हैं, 12th बनाए हैं। तो 12th देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे सोदाहरण लिखा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ये उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंग्लिश में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है और इसका उनको उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार के, वो 3 प्रकार से हुआ। पहला है मोनोसैकेराइड और दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, इसका भी 2 हो गया, ओलिगोसैकेराइड का डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, और जो तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो मैं आपको अब एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैं डिफिनेशन आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। पहला है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण का प्रकार, वो मोनोसैकेराइड है। तो ये देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन नहीं लिखना है, यहाँ पे वर्गीकरण मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में वर्गीकरण पूछा है तो आपको वर्गीकरण ही लिखना है। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन लिखिएगा तो फिर टाइम आप लोग का वेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट निम्न प्रकार के होते हैं, और मैंने आपको पीछे बताया कि कितने प्रकार के। पहला है मोनोसैकेराइड, इसका डिफिनेशन देखिए, ये सरल शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, इनके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्योंकि उदाहरण भी हम लोग को दिखना है। तो देखिए मोनोसैकेराइड जो है उनके उदाहरण हो जाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6, यानी कि दोनों का फार्मूला सेम होता है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन 6 से ज्यादा नहीं ना है, 6 यानी कि 6 गो ही कार्बन है। यहाँ पे हम लोग को डिफिनेशन में भी बोला गया कि इनके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते, इसलिए इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, और इसमें भी कार्बन 6 ही हैं। अब देखिए हम लोग का जो अगला प्रकार वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन, जो शर्करा जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु 2 से 10 देती है, यानी कि 2 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अणु, तो देती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। ये शर्करा डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड आदि प्रकार के, यानी कि जो ओलिगोसैकेराइड है इनका खुद प्रकार भी होता है 2 प्रकार, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है ट्राइसैकेराइड। तो देखिए अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं और इसके बाद समझते हैं। तो इसका उदाहरण जो ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण हो जाएंगे सुक्रोज, मल्टोज और रेफिनोज। सुक्रोज का फार्मूला हो जाएगा C12H22O11, मल्टोज का फार्मूला भी सेम टू सेम होगा, और जो रेफिनोज है इसका फार्मूला होगा C18H32O16। अब देखिए हम लोग इसका जो देखते हैं उदाहरण,
यहाँ देखिए सुक्रोज का हम लोग कर लेते हैं C12H22O11, C12H22O11। हम लोग इसका जो H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा तनु H2SO4, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गर्म करने पर। तो जो हम लोग अभिक्रिया कराए वो कितना हुआ, दो गो अणु मिला ना आपको, C6H12O6 और C6H12O6। यहाँ पे हम लोग का था C12, तो यहाँ पे देखिए C6 और C6 दोनों डिवाइड, मतलब दो अणु मिल गया ना आपको। तो यही होता है मोनोसॉरी ओलिगोसैकेराइड। अब देखिए अगला का हम लोग देख लेते हैं, सुक्रोज का देख लिए और मल्टोज का भी सेम टू सेम वही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं रेफिनोज का। तो रेफिनोज देखिए C18H32O16, C18H32O16, इसको हम लोग 2 अणु के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम लिखना है तनु H2SO4 गर्म करने पर, और यहाँ पे हमको कितना 3 अणु देगा ये ट्राई। देखिए ये जो है ये उदाहरण है डाइसैकेराइड का, और ये जो है ये ट्राइसैकेराइड का है उदाहरण। तो ये भी ओलिगोसैकेराइड में ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप चाहें तो डाइसैकेराइड का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ट्राइसैकेराइड का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा तो देखिए अब इसका हम लोग अभिक्रिया कराए तो यहाँ पे देखिए 3C6H12O6, यहाँ पे भी हम सेम टू सेम लिख सकते थे 2C6H12O6, और यहाँ पे जो मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने 3 लिख दिया। आप सेम टू सेम ऐसा भी लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, और यहाँ पे 3 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए हम लोग अगला जो है प्रकार कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का, उसके ऊपर बढ़ते हैं। अगला जो है पॉलीसैकेराइड। तो देखिए हम लोग पॉलीसैकेराइड का डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, पॉलीसैकेराइड है जो ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अतः इन्हें शक्कर नहीं कहते हैं। शक्कर यानी कि आप लोग जानते ही होंगे कि चीनी होता है शक्कर, मतलब ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु देते हैं, यानी कि कितने सारे भी अणु दे सकते हैं जो जल अपघटित करके। पॉलीसैकेराइड अगर जल अपघटित हो जाए तो मोनोसैकेराइड के कितने भी अणु दे सकते हैं, हम लोग आगे रिएक्शन में समझेंगे। और जो पॉलीसैकेराइड का है सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H10O5, और N है वो हम लोग आगे देखेंगे कि N मतलब क्या होता है। अब देखिए इसका जो अनुभार है बहुत अधिक होता है, उदाहरण स्टार्च और सेलुलोज। तो देखिए स्टार्च का हम लोग ले लिए C6H10O5। अब N जो है N यहाँ पे सूत्र में लिखा हुआ है, और N मैं बताऊंगा कि क्या होगा। अब H2O के साथ यहाँ पे भी मैं N लगा दिया हूँ, यानी कि जल के साथ इसका अपघटित करवा रहा हूँ। तो जो है C6H12O6 हो गया, जो कि पहले में हम लोग क्या पढ़े थे, मोनोसैकेराइड था। मोनोसैकेराइड का कई अणु, यानी कि N मने कई भी अणु, कितना भी, कोई लिमिट नहीं है कि ये N मने नंबर समझ लीजिए आप। तो चलिए ये जो खत्म हो गया, कितना क्वेश्चन नंबर था, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण का रिएक्शन आपको समझ में आ गया, प्रकार भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर क्या है, इसके एकलक का नाम तथा संरचना सूत्र लिखें। तो देखिए प्राकृतिक रबर क्या है और इसके एकलक का नाम और संरचना सूत्र क्या होता है, हम लोग देखते हैं। इसका देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं प्राकृतिक रबर का। यह रबर के पेड़ के छाल के लैटेक्स का जल के साथ कोलाइडी परिक्षेपण होता है। जो प्राकृतिक रबर होता है, ये रबर के पेड़ के छाल के लैटेक्स का जल के साथ कोलाइडी परिक्षेपण होता है। इसकी एकलक इकाई आइसोप्रीन या 2-मिथिल-1,3,6 ब्यूटाडाइन होती है। जो प्राकृतिक रबर की इकाई है वो आइसोप्रीन होती है, और आइसोप्रीन का जो हम लोग एक ये भी कह सकते हैं आइसोप्रीन को 2-मिथिल-1,3,6 ब्यूटाडाइन। अब जो इसका प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे। तो इसका एकलक होता है आइसोप्रीन। अब देखिए आइसोप्रीन को हम लोग यहाँ पे इस आइसोप्रीन का जो सूत्र है C5H8 होता है, और जो N यहाँ पे मैंने दर्शा दिया पॉलीमर के लिए है। तो आइसोप्रीन को हम लोग ये भी कहते हैं 2-मेथिन-1,3,6 ब्यूटाडाइन। अब देखिए इसका हम लोग को संरचना सूत्र भी लिखना है। सॉरी यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए इसके एकलक का नाम भी लिखना है, संरचना सूत्र भी लिखना है, और प्राकृतिक रबर का परिभाषा भी। तो प्राकृतिक रबर का परिभाषा भी हम लोग लिख लिया, एकलक का नाम भी लिख लिए, और यहाँ पे देखिए अब हम बताते हैं आपको संरचना सूत्र। CH3 के साथ हम कार्बन दे दिए। अब इधर डबल बॉन्ड CH2 और जो N है पॉलीमर को प्रदर्शित करता है। फिर C के साथ इधर सिंगल बॉन्ड CH
इसके साथ डबल बॉन्ड और CH2। अब इसका हम लोग बहुलकीकरण कराएंगे। यहाँ पे बहुलकीकरण लिख लीजिएगा, अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो यहाँ पे मुझसे छूट गया है। इसका बहुलकीकरण करने पर यहाँ पे देखिए CH3, इसके साथ हम लोग कार्बन ले लिए, कार्बन से इधर सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 और इधर भी सिंगल बॉन्ड। अब C के साथ फिर से डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और N जो है ये पॉलीमर को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है पॉलीमर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्या क्या है, प्रति जैविक पर लघु टिप्पणी लिखना है और प्रति अम्ल पर भी लघु टिप्पणी लिखना है। इससे पहले मैं आपको PDF का पासवर्ड बता देता हूँ, 53106 PDF पासवर्ड 53106। तो देखिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या था, प्रति जैविक। प्रति जैविक के ऊपर हम लोग को सूक्ष्म टिप्पणी लिखना है, यानी कि लघु। तो देखिए ये औषधि होती है जो जीवाणु अन्य रोगजनक कारक के प्रभाव को खत्म करती है या निष्क्रिय करती है, उसे प्रति जैविक कहते हैं। उदाहरण भी मैंने लिख दिया प्रति जैविक का, पेनिसिलिन और सिफ्लोस्पोरिन। अब देखिए अगला क्या है, ये बायोलॉजी में भी ऐसा मतलब प्रश्न रहता है, बायोलॉजी से भी मतलब रहता है इसमें ऐसा प्रश्न, बायोलॉजी में भी। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति अम्ल। जो प्रति जैविक है बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, पर प्रति अम्ल देखिए क्या है, प्रति अम्ल के बारे में भी हम लोग को संक्षेप टिप्पणी लिखना है। देखिए वे औषधि जो पेट में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण या अम्लीयता को कम करते हैं उसे प्रति अम्ल कहते हैं। यानी कि वे औषधि जो पेट में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण या अम्लीयता को कम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं। अब प्रति अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोलिक अम्ल को कम करना। उदाहरण है NaHCO3, MgOH2, MgCO3। देखिए NaHCO3 का नाम पूरा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, MgOH2 का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और MgCO3 का मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखिए हम लोग का जो है कि अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग का सेक्शन बी जो है वो खत्म हो गया है। अब सेक्शन सी के ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन सी में क्या है, पहला क्वेश्चन सेक्शन सी में न्यूमेरिकल है। देखिए दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना। यानी कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लग रहा है ना, अगर 90% में अभिक्रिया होने में जितना समय लग रहा है उसका दोगुना है, तो उसका हमको दर्शाना है। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल हम बनाए हैं, कैसे बनाए हैं आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। तो 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सेक्शन सी 15 का उत्तर देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक होता है, जो कि आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो आप लोग देख लीजिए। T बराबर यानी कि समय बराबर 2.303 बाई के लॉग इंटू a बाई a माइनस x, ये व्यंजक होता है। और ये व्यंजक याद रहेगा तभी आपसे ये न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, आप इसका आराम से बना करके 5 नंबर ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए पहला है हम लोग का फर्स्ट स्थिति, यानी कि फर्स्ट स्थिति में हम लोग निकालना है 99% के लिए और सेकेंड में 90% के लिए, दोनों को निकालना है। इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए पहला निकाले हैं फर्स्ट स्थिति, प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि हम लोग का जो प्रारंभिक सांद्रता, कोई भी अभिक्रिया पूरा रहता है कितना परसेंट, 100%, तो ये बराबर हम लोग 100% लिख लिए। और जो अभिक्रिया में पूर्ण सांद्रता x बराबर 99, यानी कि कितना परसेंट अभिक्रिया पूर्ण है, तो 99% पूर्ण है और पूरा अभिक्रिया 100% होता है। तो पूरा अभिक्रिया 100% यानी a बराबर 100 हो गया, x बराबर 9। तो जो शेष सांद्रता है यानी कि a माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, तो a हमारा है 100 और x है 99, तो 100 माइनस 99 बराबर 1%, यानी कि a माइनस x बराबर 1 हो जाएगा। तो हम लोग बस इसी फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए t 99% के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 99% लिख दिए। अब इसके बाद फार्मूला जो है 2.303 बाई के लॉग इंटू a बाई a माइनस x था। तो a हम लोग का 100% है और a माइनस x हम लोग निकाल लिए हैं 1%। तो यहाँ पे देखिए 100/1 लिख दिए हैं, 100/1 लिख दिए हैं, क्योंकि आधा इंग्लिश और आधा हिंदी बोलेंगे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए t 99% बराबर 2.303 बाई के
लॉग, अब जो 100 है 100/1, इसको हम लोग 100 भी लिख सकते हैं ऑफिशियली। अब 100 को हम लोग स्क्वायर कर लिए हैं, तो 10 का स्क्वायर कर लिए 100 हो गया। अब इसके बाद देखिए जो लॉग 10 स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसको लिख दिए T99% बराबर, ये जो सेम टू सेम है 2.303/k। अब जो log 10 का स्क्वायर है इसका फार्मूला होता है, अगर log m के पावर n होता है ना तो n log m, यानी कि जो ऊपर में पावर है वो इधर इंटू में आ जाता है और इधर वाला तो इधर में रहबे करता है। तो जो log 10 के पावर 2 था ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 log 10, मतलब फार्मूला होता है log m के पावर n बराबर n log m। तो यहाँ पे हम वही कर दिए हैं 2 log इंटू 10। अब देखिए यहाँ पे जो सेम टू सेम यहाँ पे T99% बराबर 2.303/k। अब जो log 10 है, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 हम लोग 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 ही लिख दिया है। देखिए T99% बराबर 2 इधर गुना में है या इधर में, किधर भी आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी मतलब अच्छा दिखने के लिए इधर हम 2 लिख दिए। तो 2 गुने 2.303/k, इसको हम लोग T99% निकल गया, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट स्थिति हो गया। अब सेकेंड स्थिति क्या है 90% करना है, तो 90% के लिए हम लोग देखिए सेकेंड स्थिति में a बराबर हम लोग का सेम टू सेम रहेगा, बस एक से चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया पूर्ण 100% होता है, पीछे भी मैं बताया हूँ फिर से बता रहा हूँ। और जो x है हम लोग का जो अभिक्रिया कितना परसेंट पूर्ण हुआ है 90% पूर्ण हुआ है, तो a माइनस एक्स बराबर 10 माइनस 90 बराबर 10%। इस बार a माइनस एक्स बराबर कितना होगा 10%। अब देखिए वही सेम टू सेम जो फार्मूला था, बस हम लोग सेकेंड स्थिति में 90% के लिए निकाल रहे थे, यहाँ पे हम 90% लिख दिए हैं T90% बराबर 2.303/k, वही फार्मूला log इंटू 100/10 था, तो अगर हम 100/10 यहाँ पे क्यों लिखा गया, ये बराबर हम लोग का कितना था 100 था, और a माइनस एक्स बराबर यहाँ पे हम लोग अभी 10 निकाले हैं, तो वही 10 लिख दिए। अब अगर 100 से हम लोग 10 में भागा देंगे तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पे T90% बराबर 2.303/k log 10 हो गया ना। अब log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो T90% बराबर 2.303/k। अब हम लोग 1 यहाँ पे लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम टू सेम रहेगा। तो यही जो T90% कितना आ गया 2.303/k समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट भी हम लोग निकाल लिए, समीकरण सेकेंड भी निकाल लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग देने पर ध्यान रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में हम लोग दे रहे हैं सेकेंड से, मतलब जो समीकरण फर्स्ट निकाले हैं ना उसमें हम लोग इससे भागा दे रहे हैं, तो T99% बाई T90%, तो T99 हम लोग का कितना आया था, यहाँ पे देखिए हम निकाले थे 2 इंटू 2.303/k, तो यहाँ पे हम लोग वही लिख देंगे 2 इंटू 2.303/k। अब फिर भागा दे देंगे, इसके बाद T90% अभी तुरंत निकाले हैं 2.303/k, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लिए 2.303/k। अब ये दोनों कट जाएगा, 2.303/k और 2.303/k ये दोनों कट गया, तो हमारा कितना है T99% बराबर T99% बाई T90% बराबर 2 आया, तो T99% बराबर 2T90%, यानी कि इसका जितना समय लगा निकालने में उसका 90% के दुगना हो गया। हम लोग ये प्रूफ कर लिए। समझ में आ गया ना। अगर समझ में नहीं आया तो आप सभी वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते आ रहा हूँ न्यूमेरिकल। तो चलिए अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखे थे 15 नंबर क्वेश्चन देखे थे, 16 नंबर है, तो 16 नंबर का मैं सॉल्यूशन नहीं किया हूँ, 17 नंबर का भी नहीं किया हूँ। अब 18 नंबर, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको 3 का ही हल करना है, तो मैंने तीसरा जो 18 नंबर है 18 और 19 का हल किया है। तो देखिए 18 में क्या लिखा हुआ है, संक्षेप में टिप्पणी करे, रोजेनमंड अपचयन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलन और एडोल संघनन, इस सब की टिप्पणी संक्षेप में करना है। तो देखिए रोजेनमंड अपचयन के लिए क्या है, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर आप लोग लाइक करते हैं तो इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि हाँ हम लोग और आगे वीडियो पे काम करें। जैसा कि अभी तक मैंने आपको जो इंग्लिश कोर का सेट दिया था उसमें मैंने आपको टारगेट दिया था कि 50 टारगेट हो जाना चाहिए, तो मैं सेट 2 दे दूँ। अभी तक आप सभी ने उस पर लाइक भी नहीं किया है 50, हालांकि उसका व्यूज 350 के आसपास है, पर लाइक भी 50 नहीं आया है। तो अब बताइए हम सेट 2 कैसे देंगे, हम लोग मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर आप लोग लाइक नहीं करते। तो आप लोग लाइक किया कीजिए वीडियो को। अब देखिए 18 नंबर हम लोग का क्या था, फर्स्ट में
फर्स्ट में था रोजेनमंड अपचयन। देखिए रोजेनमंड अपचयन, जब एसिड क्लोराइड के जाइलिन से बने विलयन में पैलोडियम युक्त BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो एसिड क्लोराइड का अपचयन हो जाता है और एल्डिहाइड बनता है। जो ये रोजेनमंड था ना, इसका संक्षेप टिप्पणी। अब देखिए अगला क्या है, आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है किसी का क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ऐसे ही अभी बहुत हो रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसीटिलन। फ्रीडल क्राफ्ट एसीटिलन के लिए देखिए क्या है, बी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। एसीटिलन क्लोराइड यानी कि CH3COCl और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया कर एसिटोफिनेन बनाता है। एसिटोफिनेन का सूत्र क्या होगा, COCH3। ये सब सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का, जैसा कि पता होगा कि एग्जाम आप लोग का 100 नंबर के है टोटल, थ्योरी है 80 नंबर का और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन का। अब अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आज एक न्यूज भी आया था, मैं आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। मैंने चैनल पे सेंड भी किया था, 1 मिनट क्या था न्यूज़ वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आज मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था। यहाँ पे देखिए मैंने वो न्यूज़ लगभग 11:47 में सेंड किया था। तो यहाँ पे देखिए वो न्यूज़ है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा। जो मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल की परीक्षा है वो मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है। तो जो आप लोग प्रैक्टिकल का कॉपी बनाते हैं ना, वो बना करके रेडी रखिएगा या फिर बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने बनाना स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि मैं भी पिछले साल 12th पास किया हूँ और खुद मुझे नहीं पता था कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होने वाला है। तो जब पता चला ना कि 2 से 4 दिन में कि एग्जाम होने वाला है तो मैं एक दिन में 10-10, 20-20 पेज प्रैक्टिकल का कॉपी बनाया था। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग पहले से ही तैयार कर लीजिए, मैं आप सभी को बता दिया। अब देखिए अगला क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसीटिलन हम लोग देख लिए। अब एल्डोल संघनन क्या है, और स्कॉलरशिप का फॉर्म के लिए भी डेट बढ़ गया। जिसने नहीं भरा है वो भर सकते हैं। 18 तारीख से लेकर के 28 फरवरी तक डेट है। और उसको भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें मैसेज टेलीग्राम पे कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए सी क्या था, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन के बारे में यहाँ पे हम देखिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनुच्छार यानी NaOH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं, जो एल्डोल संघनन है। इसके आप लोग ये छोटा हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना में तो चलेगा नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, जब आंसर लिखिएगा तो रिएक्शन भी इसका करा दीजिएगा। मैं रिएक्शन नहीं लिखा हूँ। अब देखिए सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि इसको आपको परिवर्तित करना है बेंजीन से एनिलीन में, क्लोरोएथेन से प्रोपेन 1 एमीन में, और तीसरा है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में, चौथा है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन में, पांचवा है एनिलीन से बेंजोइक एल्कोहल में। यहाँ पे आपको मतलब एक एक नंबर का सारा क्वेश्चन है। आप इस बेंजीन से एनिलीन में बेंजीन से एनिलीन में परिवर्तित करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और वैसे ही सभी है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अभिक्रिया। देखिए 19 का पहला है बेंजीन से एनिलीन। तो देखिए बेंजीन से हम लोग नाइट्रिक अम्ल से पहले क्रिया कराएं, तो इसके बाद हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाए। नाइट्रोबेंजीन का उपचयन करके हम लोग एनिलीन प्राप्त कर लिया। आप लोग रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी में। अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है क्लोरोएथेन से प्रोपेन एमीन में परिवर्तित करना। तो देखिए दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लोरोएथेन से प्रोपेन 1 एमीन में मैंने इसको परिवर्तित किया। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए क्लोरोएथेन E है और ये प्रोपेन 1 एमीन A है। तो इससे हमको इसमें परिवर्तित करने के लिए पहले एल्कोहल और KCN से इसको अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 और CN। और इसके बाद इससे हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। अब देखिए अगला है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन देखिए हम लोग नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवा दिए तो ये एनिलीन प्राप्त हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन।
तो बेंजोइक अम्ल का हम लोग अपचयन करा दिए, तो ये भी एनिलीन प्राप्त हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र में देखिए N3H जो है ये एनिलीन का, यहाँ पे देखिए N3H CONC, ये तो कांस्टेंट जब भी ये होता है सब में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है H2SO4। यहाँ पे 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 HNO3 लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे भी वही CONC कांस्टेंट H2SO4 और माइनस CO2। अब ये CO2 क्या हुआ, यहाँ पे देखिए COO है ना, तो यहाँ पे हम लोग CO2 माइनस यहाँ से निकाल लिए, और जो N3 था यहाँ से हम लोग N2 निकाले, तो यहाँ पे क्या बचा NH2, इसका H और इसका H, तो NH यहाँ पे था और NH एक H यहाँ पे था, तो NH2 बन गया। अब देखिए पांचवा लास्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, एनिलीन से बेंजाइल एल्कोहल बनाना। तो एनिलीन से बेंजाइल एल्कोहल, देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन पहले इससे यहाँ पे कराया, फिर इससे यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और इसके बाद हमको एल्कोहल प्राप्त हो गया, एनिलीन से बेंजोइक एल्कोहल। अगर ये आपको समझ में नहीं आया रिएक्शन तो आप लोग बोलिएगा, मैं आपको वीडियो चैनल पे तो नहीं, टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकता हूँ वीडियो का फाइल, जिसमें कि आपको समझाया जाएगा पूरा A to Z कि कैसे कैसे रिएक्शन किया गया है। तो बस आज का सेट पूरा कंप्लीट हो गया, सेट 1। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी जैकबोर्ड से अपडेट आता है वहाँ पे मैं सेंड करता हूँ, और साथ ही आप सभी से राय भी लेता हूँ कि आप सभी को कौन कौन सा सेट का मॉडल सेट का आंसर चाहिए। और यहाँ पे मैं मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड करता हूँ। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम पे 633 सब्सक्राइबर ऑलरेडी आ गए हैं, तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लें। अब देखिए आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि केमिस्ट्री का जो सेट 1 है उसका सॉल्यूशन आ गया, वो भी बिल्कुल पूरा हिंदी मीडियम में। मैंने आपको ये जो सेट है सारा, जो भी मैं सेट देता हूँ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स, सारा चीज़ मैं हिंदी मीडियम में ही आपको समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इंग्लिश में बना चुके हैं, हिंदी में कोई नहीं बनाया है। पर इसलिए मैंने हिंदी में, आप सभी का डिमांड आ रहा था कि हिंदी में ही सारा चीज़ बनाइए, तो मैंने हिंदी में ही आप सभी को। और अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग ज्वाइन कर लें, और कमेंट करना ना भूले कि आपको अगला सेट कौन सा मॉडल सेट का आंसर का चाहिए अगला वीडियो। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले, और लाइक का टारगेट मैंने आपको इस बार 40 दे दिया है, तो 40 अगर लाइक आ जाते हैं तो आपको इसका सेट 2 भी मिल जाएगा। और फिजिक्स का भी सेट 2 हम लोग कल या परसों तक अपलोड कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी हम लोग अभी सॉल्यूशन मतलब फिजिक्स का हो रहा है, क्योंकि मैं केवल अकेले एक ही सॉल्यूशन करता हूं। और बायोलॉजी का भी वीडियो रिकॉर्डेड है, उसमें मैंने मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि वो मैंने अपने फ्रेंड को दिया था लिखने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, तो वो मतलब लिखा है तो अच्छा से नहीं लिख पाया, तो इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया बायोलॉजी में, तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।